हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम टॉपिक आजकल पढ़ रहे हैं वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपियों का आगमन। इसमें मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम डचों की बात करते हैं। डच, जैसे कि आप जानते हो कि ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है। भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में या व्यापारियों के रूप में पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच आए भारत में व्यापार करने के लिए। क्या हुआ था कि कस्तुनतुनिया के पतन के बाद हॉलैंड या नीदरलैंड की जो राजधानी थी एम्स्टर्डम, ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा और 1596 में कर्नेलिस डी हाउटमैन वो केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। क्या हुआ कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को डच की संसद ने यानी नीदरलैंड की संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध और संधि करने का, विभिन्न क्षेत्र जीतने का, जैसे उपनिवेशों को अपने अधीन करने का और इन क्षेत्रों में किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको डच संसद से अधिकार मिल गया किसी भी देश के साथ युद्ध करने का, संधि करने का या विभिन्न क्षेत्रों को जीतने का, किले बनाने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया। आप ये ना समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो मुख्तलिफ जो यूरोप के देश रहे, जैसे डच है और हॉलैंड है और पुर्तगाल है, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसियन, सभियों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी प्रकार की एक कंपनी थी। और बाद में क्या हुआ कि कोई एक कंपनी नहीं थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है कई सारी कंपनियां थी। इन सब को मिलाकर एक जो है टोटलिटी में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड मतलब जॉइंट, सभी को मिलाकर, जितनी भी कंपनियां थी सबको मिलाकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आरंभिक पूंजी थी जिससे उन्हें व्यापार करना था वो लगभग 6,50,000 गिल्डर थी। गिल्डर जो है उस समय करेंसी थी। और भारत में जल्दी ही डचों ने मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। यानी स्पाइसेस का ट्रेड करते थे इंडिया के साथ बेसिकली। और प्रारंभ में जो डच थे ये तो इंडोनेशिया तक केंद्रित थे और मसालों के व्यापार में संलग्न थे। लेकिन जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तो फिर इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल कर लिया। यानी कपड़े के व्यापार में ये शामिल हो गए और इस व्यापार से इन्हें अत्यधिक लाभ हुआ डचों को। अब देखिए, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ये पुर्तगालियों को देखकर हुई थी। डचों ने देखा कि पुर्तगाली इतना फ़ायदा कमा रहे हैं भारत के साथ व्यापार करके, तो क्यों ना इनको क्यों ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है भारत के साथ व्यापार करे। तो देखिए, पुर्तगालियों की एशिया में स्थापित सत्ता को या सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डच व्यापारियों ने सबसे पहले पुर्तगाली जहाज़ों पर हमले करने आरंभ कर दिए और उन्होंने गोवा, जो कि पुर्तगालियों का केंद्र था, मैंने आपको बताया था, गोवा और मलाक्का के जो समुद्र थे वहाँ पर नाकेबंदी करके जो है पुर्तगालियों के व्यापार को भी बाधित करने का उन्होंने प्रयास किया। 1641 में डचों ने मलक्का नामक जगह को जीत लिया और 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों को श्रीलंका से भी बाहर निकाल दिया। 1663 में कोचीन पर डचों ने अधिकार कर लिया।
कोचीन, जिसे आज कोची के नाम से जानते हैं, जो कि केरला में है, इस पर डचों का अधिकार हो गया। और उन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टम में पहले डच कारखाने की स्थापना की थी। मछलीपट्टम जो है डचों का एक प्रमुख केंद्र था। 1605 में पहली बार उन्होंने कारखाना बनाया था। और डचों द्वारा स्थापित जो अन्य कारखाने थे अलग अलग स्थानों पर, जैसे पुलिकट 1610 ईस्वी में स्थापित हुआ था, सूरत में 1616 ईस्वी में उन्होंने पैर जमाए थे, मसूलीपट्टम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिंसुरा इनका एक प्रमुख केंद्र था डचों का 1653 ईस्वी में, और कोचीन मैंने आपको बताया कि 1663 ईस्वी में। और इसके अतिरिक्त डचों ने पुलिकाट में अपने सोने से बना हुआ सिक्का, जिसे पैगोडा कहा जाता था, उसका भी प्रचलन करवाया था। पुलिकाट में उन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया था। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भारत में स्थापित नहीं होने दिया। और जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था, पुर्तगालियों को पराजित किया था, वो जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में डचों को काम न आ सकी। आरंभिक वर्षों में तो डच और अंग्रेजों के संबंध अच्छे रहे, लेकिन बाद में उनके व्यापारिक हित टकराने लगे। उस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वो एक दूसरे के शत्रु बन गए, और कुछ हद तक आरंभ में डचों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला भी किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें दबा दिया। अब क्या था कि जो डच कंपनी का जो नियंत्रण था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण था, वो सीधे ही डच सरकार के हाथ में था। इसलिए कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार विस्तार नहीं कर सकी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का कारण बनी। मतलब जो कंट्रोल था वो डच सरकार के हाथ में था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसलिए वो मन मुताबिक विस्तार नहीं कर पाई। ये इसके पतन का कारण बनी। और इसके अलावा अपनी प्रतिद्वंदिता, अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो इतनी प्रबल नहीं थी, वो कमज़ोर थी। और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के बाद में भी अंग्रेज़ों में मतलब भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ वो निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। डचों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए। फाइनली 1659 में इन द बैटल ऑफ बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, एंड दे वर आउटस्टेड फ्रॉम इंडिया। तो भारत में डचों का जो आगमन था वो प्रारंभ में तो सही चलता रहा, उनका दे ट्रेड प्रॉस्पर्ड और उनको काफ़ी लाभ हुआ। और शुरू में तो केवल मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन बाद में सूती वस्त्रों का व्यापार में वो संलग्न हो गए और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अनेक स्थानों पर जैसे पुलिकाट है, मसूलीपट्टम है या मछलीपट्टम और बहुत से अन्य जो स्थलों पर उन्होंने अपने कारखाने बनाए, मैंने आपको बताया। लेकिन अंततः अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक शक्ति के कारण और अपनी आंतरिक कमियों के कारण डच जो है इसमें मतलब भारत के साथ व्यापार करने में इतने सफल नहीं रहे, और उनका जो समय था भारत में वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं समझा जाता जितना कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का समझा जाता है या पुर्तगालियों का समझा जाता है। डचों का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भारत में नहीं रहा, और सामाजिक रूप से भी आप देख लीजिए और राजनीतिक रूप से भी इतने महत्वपूर्ण डच नहीं रहे। इसके बाद अब 2 व्यापारिक कंपनियां और बची हैं, यानी कि एक तो फ्रांसीसी और दूसरे अंग्रेज़। उसके बारे में फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।